नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हैं आपके। ये आपका पार्ट 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है। तो देखिए, जो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा हम बच्चे की किस क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, ऑप्शन ए है अर्जित ज्ञान से संगत तत्व का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हम शिक्षार्थी का जो भाषण कौशल है उसका आकलन नहीं कर सकते निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। तो जो SC ST के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा प्रचार के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो ऑप्शन ए है अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, हो सकता है, अच्छी बात है। बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, ये भी अच्छी बात है। विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हम जो है उनके शिक्षा प्रचार के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य कथन आपको बताना है। ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है, बिल्कुल सही बात है। आप दृश्य सामग्री दिखाएंगे तो बिल्कुल ही आप इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ये असत्य कथन है, यानी आप शिक्षण के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं, ये तो अच्छी बात है, ये तो सही है। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है, ये भी सही है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, तो वह बालक किस तरह का बालक है। ऑप्शन देखते हैं, ए है विकलांग बालक, ऑप्शन बी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक, ऑप्शन डी सामान्य बालक। तो देखिए, अगर वो क्लास में भाग जाता है तो ऑब्वियसली पिछड़ा बालक होगा, यानी वो पिछड़ जाएगा ना, पढ़ाई में वो जरूर पिछड़ा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है। बालकों में जो सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह किसने कहा है, किसका मत है ये। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रो ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था, यानी कि जो अंतर्दृष्टि अधिगम की जो अवधारणा थी, जो कंसेप्ट था, वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा। जो गेस्टाल्टवाद है, इसके जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वाइगोस्की, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध का उपयोग किया था, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप। ऑप्शन ए है बच्चों को कुछ नहीं कहेंगी, बच्चे को पुरस्कृत करेंगी, बच्चे को दंडित करेंगी, बच्चे को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे। तो देखिए, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे तो ये तो एकदम ही गलत है, दंडित तो करेंगे नहीं अगर उसने स्वयं हल की है प्रॉब्लम तो, और ये भी इसका नहीं होगा। तो राइट आंसर है आपको बच्चे को पुरस्कृत पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को हम रिवॉर्ड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वंचित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सिद्धांत है छात्रों के व्यवहार को वंचित स्वरूप द्वारा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन ए है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर, इसको हम बोल सकते हैं ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी कि ये शिक्षकों की किस दिशा में सहायता करेगा, उनके व्यवहार को समझने में कि बच्चा प्रयास कर रहा है और अगर वो त्रुटि कर रहा है इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। अगर वो गलतियां करता है तो गलतियां जो है वो सीखने का ही एक भाग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो ये कथन और ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, खासकर एमपीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है वुडवर्थ, ऑप्शन बी जरसील्ड, ऑप्शन सी ड्राइवर, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुडवर्थ ने ये कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। आप एक शिक्षक हैं तो आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, बच्चों को अच्छे प्राप्त अंक दिलाने में सहायक है, यह सबसे आसान शिक्षण है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है। देखिए सामाजिक शिक्षण ऑब्वियसली सामाजिक बच्चे के सामाजिकरण में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, ऑप्शन बी बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चा अगर कोई ईमानदार वाला काम करता है तो उसको आप पुरस्कृत करेंगे, जिससे उसके अंदर जो भावना आएगी, जो फीलिंग आएगी वो रिवॉर्ड पाने की आएगी कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे ऑब्वियसली रिवॉर्ड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 113, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। पुनर्वलन सिद्धांत जो है किसने दिया था ये बताना है। ऑप्शन ए है डोलार्ड और मिलर, बंदूरा और वाल्टर्स, पियाजे और मिलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डोलार्ड और मिलर ने जो है पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था। तो देखिए ये हमने कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि जो आईक्यू टेस्ट है वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिने ने जो है आपका बुद्धि लब्धि आईक्यू का फॉर्मूला हमें दिया था।
सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टर्न, यानी विलियम स्टर्न ने जो है आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। बिने ने जो है आपका जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था ना, इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो सबसे पहले बिने ने किया था। बिने जो है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले व्यक्ति हैं, जबकि विलियम स्टर्न ने जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू टेस्ट दिया था, और आईक्यू टेस्ट को जो मॉडिफाई किया था वो किया था आपका टर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास में किस रूप से प्रभावित नहीं करता। वाइगॉत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए है, खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र ZPD का निर्माण कर सकता है, उनका सामाजिकरण करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। खेल बालकों में आत्म नियंत्रण का विकास करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, यानी खेल जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, इससे हम कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। जो सामाजिक समायोजन है उसका कठिन काल किसे कहा जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। ऑप्शन ए, किशोर अवस्था को, बाल अवस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व किशोर अवस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों का जो काल होता है वो आपका सामाजिक समायोजन का काल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सुजात्मक शिक्षार्थियों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, यानी कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, या जो किसी भी स्किल में अक्षम है, यानी कि या लर्निंग राइटिंग या किसी में भी जो है पढ़ने में इनको दिक्कत होती है, या इन्हें किसी भी प्रकार का जो है जो डिसलेक्सिया जिनको है, तो ऐसे बच्चों को भी साथ लेकर जो है जो शिक्षा होती है वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को साथ लेकर लेकर जो शिक्षा होती है वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने में असक्षम है, यानी वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये आपका उसको ऑप्शन ए, यानी इसका ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार क्वेश्चन 119, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है मेरे को। अमूर्त संकल्पनाओं यानी कि आपका अमूर्त मतलब जो चीज़ें आप देख नहीं सकती, सिर्फ जिनके बारे में आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसी संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यहाँ पर देखिए आरंभ बताना है हमें, तो इसका अगर ये आरंभ यहाँ पर शब्द नहीं होता, यानी आरंभ अगर ये नहीं बोलता, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उसने बोला है कि आरंभ कर देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसके लास्ट स्टेज पर वो जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर तब होता जब ये आरंभ नहीं बोलता क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को
संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। तो देखिए, जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर बायसनेस है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। तो देखिए, इससे तो पड़ेगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। यानी आप दोनों को समान मान के चलेंगे, दोनों को इक्वल मान के चलेंगे छात्र छात्राओं को, तो जो जेंडर वाइजनेस है वो आपकी कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या है। देखिए, सृजनशील है यानी सृजनात्मक है, डाइवर्जेंट सोच सकता है, अलग अलग एक्सपेक्ट देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औसत से अधिक होगा वो, उसकी जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू है वो आपका औसत से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन ए है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो ये क्रियात्मक कार्य है, मतलब बच्चे ने मिट्टी के खिलौने को तोड़ा और उसको वापस से वैसा का वैसा ही जोड़ रहा है, तो ये वह एक क्रियात्मक कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों की अंत्य क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो बच्चे जो अंत्य क्रियाएँ करते हैं उनको उनके विकास का मूल आधार किसने माना है। तो ये माना है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखते हैं, वयस्कों और सामाजिक अंतःक्रियाओं से सीखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। आप बच्चे में समाजीकरण की जो क्रिया है उसको तेज करना चाहते हैं, यानी उसको जो सामाजिक के चीज़ें हैं वो उसमें आप विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, या ये सभी। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन सही है आप, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी से बालक में जो है समाजीकरण हम विकसित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, इसके परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। मतलब ये एक शारीरिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, तो विकास की जो बात होती है वो तो आपकी सर्वांगीण विकास की होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, उसकी जो शरीर है उसकी वृद्धि तेजी से हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो बच्चे का जो विकास है वो कहाँ से शुरू हो जाता है। बच्चे का जो विकास है कहाँ से शुरू हो जाता है, 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, विकास जो प्रक्रिया है वो गर्भ से लेके कर्भ तक चलती है, गर्भ से कब्र, ठीक है, तो गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो इसका राइट आंसर होगा माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विकास की सबसे जटिल अवस्था है ना? विकास की सबसे जटिल अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवा भ्रूणावस्था, ऑप्शन डी वृद्ध भ्रूणावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो किशोर अवस्था है वो सबसे जटिल अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जो है बहुत सारी मानसिक क्रियाओं में उलझ जाता है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इस एज में बच्चा। और ये जो एज होती है वो होती है आपकी, इस एज को तूफानी एज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए असामाजिक व्यवहार को सुधारना है बच्चे के ना, तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करना है हमें। ऑप्शन ए है दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उनके साथ ना रहें। तो देखिए ये तो गलत है। एक दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उनके साथ ना रहें, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो देखिए ये तीनों तो सही है, ये आपका गलत है। यानी कि हम उसको दूसरे ये ना कहें कि दूसरे बच्चों से ये नहीं कहें कि उसके साथ ना रहें, ठीक है ना, तो ये तो नेगेटिव थॉट हो जाएगी, तो गलत ही पूछा था। तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी हमें ये नहीं करना चाहिए। सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए हमें ऐसा कदम नहीं उठा सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है। तो बताना है कि अगर कोई बच्चा अपनी समस्या का खुद ही समाधान कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा गुण जो है विकसित हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैज्ञानिक अन्वेषण का। उसने सभी डायरेक्शन यानी डाइवर्जेंट सोचकर अपनी समस्या का समाधान कर लिया है कि उसकी जो समस्या थी उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, ये उसने खुद ने ही कर लिया है। तो इस गुण को वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगीत की आवश्यकता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है ये बताना है। शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। ऑप्शन ए विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुशासनहीनता शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है ना। बाकी सब देखिए विषय का ज्ञान एक शिक्षक को होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान कि बच्चे के मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किन मैथडोलॉजीज़ का हमें यूज़ करना है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करने हेतु तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। क्वेश्चन है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। तो देखिए यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा है जिसमें खुद ही अपने इंटरनली खुद ही अधिगम करने की उसमें इच्छा जगती है, तो ये किस तरह की स्थिति है। तो इसको हम बोलेंगे मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो इंटरनली मोटिवेटेड है और वह खुद ही इंटरनली वह कुछ करना चाहता है। उसकी जिज्ञासा का जो लेवल है वो खुद ही अपने आप ही
हाई है, यानी उसको हाई मोटिवेशन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण प्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध बताया है किस मनोवैज्ञानिक ने, और कहा है कि प्रेरण से ही उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। यानी इन्होंने कहा है कि प्रेरणा ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोहलर ने, स्किनर ने, थर्नडाइक ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर ने ऐसा कहा है कि अभिप्रेरण एवं अभिधिगम के बीच संबंध इन्होंने बताया है, और कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है। स्टेटमेंट है, सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका ये कथन है। तो ये किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा डांडेकर ने। डांडेकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। यदि आपकी कक्षा में किसी छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे। उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे। उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा ना करे, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देते हैं, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए। जो आदर्श एक आइडियल टीचर होता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करे, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करे, तो गलत है। अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझे, ये भी गलत है। अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव ना करे, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करे, यानी कि जेंडर वाइसनेस पर कोई भी बात ना करे। अगर आप जेंडर वाइसनेस पे बात करेंगे तो बच्चे में भी वह बढ़ेगी। और अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है और यही इसका राइट आंसर भी है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है, तो ये भी गलत है। वर्ष के अंत में नहीं होता है, हम जो है निरंतर मूल्यांकन को लेकर चलते हैं, यानी क्लास के साथ ही जो मूल्यांकन आपका चलता है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, तो ये भी गलत है आपका। तो राइट आंसर होगा आपका, विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन हो जाता है, इसलिए जो है इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है, देखिए इसका मतलब है कि कुछ छात्र जो हैं जिनका IQ यानी IQ बुद्धि लब्धि बहुत अच्छा है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका बुद्धि लब्धि कम है यानी जो मैच्योर नहीं है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो अपनी कम उम्र में भी मैच्योर हैं। तो ऐसा किस वजह से यानी किस कारण से हो सकता है। ऑप्शन ए है, कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके विभिन्न साधन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। यानी व्यक्तिगत भिन्नता मतलब देखिए बच्चे की जो सभी बच्चों की अलग अलग मेंटलिटीज़ होती है, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई सीखने में टाइम लेता है ना,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है, यानी थिंकिंग की इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। चिंतन तर्क प्रधान होता है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आपके पास कोई समस्या होगी तभी आप सोचेंगे, ये जरूरी नहीं है, तभी आप थिंकिंग करेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। ऑप्शन ए 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव होता है। इसके बाद वह तार्किकली यानी लॉजिकली सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो इसमें से बताना कि भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन सी हाव भाव और ऑप्शन डी बलबलाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आकलन। इनमें से क्या किसी बच्चे का भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। तो आकलन जो है प्रारंभिक रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चयन प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। बताना है कि जो चयन प्रकार के सभी प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी लघु उत्तरीय, ऑप्शन सी अति लघु उत्तरीय, ऑप्शन डी निबंधात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, चयन प्रकार के यानी जिनमें ऑप्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र, ऑप्शन ए मंदबुद्धि का है, ऑप्शन बी बुद्धिमान है, ऑप्शन सी अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, ऑप्शन डी मूर्ख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वह बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, जो अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। जो प्रोजेक्ट प्रणाली है का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन सी वैदिक शिक्षा, ऑप्शन डी सामान्य शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें जो है प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। जो सृजनशील बालक हैं उसका इनमें से कौन सा गुण। तो ये 146 क्वेश्चन, सृजनशील बालक का गुण नहीं है ना। जो सृजनशील बालक है आपका उसका इनमें से कौन सा गुण नहीं है। विचारों में स्वतंत्रता, ये तो बिल्कुल एक गुण है। किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से लेना, ये भी एक गुण है। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, तो ये इसका ऑप्शन ये गलत है। दमन यानी वो है यानी बचना, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना यानी समस्या से बचना, तो ये एक सृजनशील बालक का गुण नहीं है। नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना सृजनशील बालक का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है वो इनमें से कौन सा नहीं है, यानी इसमें से हमें बालक केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी निर्माण का सिद्धांत, ऑप्शन सी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुचि का सिद्धांत जो है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत है, बिल्कुल है ना। निर्माण का सिद्धांत भी है, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है। तो इसमें से जो सिद्धांत नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा का वो है ऑप्शन नंबर सी आपका रुचि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बालक से ग्रसित हैं वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो जो बालक पढ़ने
में असक्षम होते हैं पढ़ने में, तो उन्हें जो है क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, अप्रैक्सिया होता है, अफेजिया होता है या डिस्प्रैक्सिया होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी डिसलेक्सिया। जिन बच्चों को डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने में अक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो इसमें से आपको वो अवस्था बतानी है जब बच्चा इमेजिनरी सोचने लगता है, लॉजिकली सोचने लगता है, डाइवर्जेंट सोचने लगता है, तो वो अवस्था कौन सी होती है आपकी। तो इसका ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था। सॉरी, इसका जो है इसका जो मीनिंग जो है मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है। तो इसका जो मीनिंग है वो है आपका बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं का, यानी जो सेंसरी मोटर्स हैं उनका यूज़ करने लगता है। यानी शारीरिक क्रियाओं का मतलब बच्चा जो है अपने जो सेंसेस हैं उनसे चीज़ों को समझने लगता है ना। तो ये जो होती है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि पियाजे की पहली स्टेज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है। और इसके बाद आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक है वो होती है 2 से 7 वर्ष। और आपकी जो मूर्त संक्रियात्मक है वो होती है आपकी 7 से 12 वर्ष। और जो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है आपकी 13 से 18 वर्ष। ये आपकी लास्ट स्टेज होती है पियाजे की। तो पियाजे ने हमें ये 4 स्टेजेस दी बताई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन ए दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना प्रश्न पूछना ज्ञात से अज्ञात की ओर से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह आपका पार्ट 3 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कि आप सबको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो इसके बाद हम पार्ट 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।